बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात गए बलूचिस्तान के अंदर एक ज़लज़ला आया है और उस ज़लज़ले के अंदर 1 दर्जन से ज़ायद लोगों की जान जाने के मुतालिक इस वक्त हुकाम तस्दीक कर चुके हैं। और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको भी एक तफसीली रिपोर्ट दे दी गई है। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने इमदाद के हवाले से कह दिया है और मज़ीद जानों के जाने का ख़दशा है। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि आज के जदीद ज़माने में आप ये कह सकते हैं कि ज़लज़ले कुदरती होते हैं, लेकिन सारे कुदरती नहीं भी होते और उसके अंदर बहुत सारे और अवामिल भी कार फरमा होते हैं। बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर वो इस किस्म के तजर्बात करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो गरीब ममालिक हैं या तरक्की पजीर ममालिक हैं वो निशाना बन जाते हैं। अब बुनियादी सवाल एक और ये भी है कि जहाँ पे सी पैक का बुनियादी रूट गुज़र रहा हो उसको वहाँ पे ज़लज़ले का आना क्या सिर्फ़ और सिर्फ हम इसको मामूल की कार्रवाई समझेंगे, कुदरती अमल समझेंगे, या फिर इसके अंदर दीगर चीज़ों को भी हम समझेंगे। फिर कल हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका और चीन के सदर की आपस में बातचीत हुई है और ताइवान के मामले के ऊपर गुफ्तगू हुई है, उसमें मज़ीद पेशरफ्त हुई है। और आज इस सिलसिले में इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात गालिब इम्कान इस लम्हे का यही है कि वर्चुअल मीटिंग होगी, यानी वर्चुअल समिट का एहतमाम किया जा रहा है। दूसरी जानिब अशरफ गनी अफगानिस्तान से जो खबर है कि अशरफ गनी और उसके दोस्तों के लिए बुरी खबर है कि इन्होंने अपने दौर में बिजली तो बहुत इस्तेमाल की, लेकिन बिजली के जो पैसे देने थे वो पैसे नहीं दिए, रकम नहीं अदा की, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने आपको खबर दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर बिजली का जो सीज़न आगे सर्दियों में वो ख़राब हो सकता है और अंधेरों में डूब सकता है। $90 मिलियन की रकम वाजिबुल अदा है जो मुख्तलिफ ममालिक को उन्होंने अदा करनी है। इस सिलसिले में अफगान हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इनकी जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया है। ये किस तरह से होगा ये तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर बयान करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारे पास टोटल इतलात हैं वो 20 लोगों की जान गई है और सूरत हाल अच्छी खासी ख़राब है, क्योंकि जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA है उन्होंने ये बताया है कि मज़ीद हलाकतें हो सकती हैं, क्योंकि सूरत हाल बड़ी अनक्लियर है और इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे लोग बता रहे हैं बिजली का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो गया है, जिसके बाद टॉर्च लाइट से रात को वो लोगों को ट्रीटमेंट देते रहे। जिसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि अस्पतालों के अंदर बेड्स की बहुत किल्लत है और यहाँ पे लोगों को जो है वो कोयटा और दीगर लोगों शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। शिद्दत भी 5.7 थी और गहराई तकरीबन 20 किलोमीटर थी। सिर्फ मैं मुख्तलिफ इलाके जो जहाँ जहाँ पे ज़लज़ला रात को आया है, कोयटा है, सिब्बी है, हरनाई बिलखुसूस जो है, पशीन, किला सैफुल्ला, चमन ज़ियारत जोब के अंदर आया है। और जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है वो है हरनाई का, और हरनाई के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और हरनाई से पाक फ़ौज और FC के जो जवान हैं वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ज़ख्मियों को यहाँ से कोयटा मुंतकिल कर रहे हैं ताकि जो इनका इलाज मुआलजा है वो वहाँ पे हो सके। और हरनाई की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि चलिए ये तो फ़िलहाल हम ज़लज़ले की बात कर रहे हैं, जो हरनाई इलाका है वो इससे पहले भी दुश्मनों की कार्रवाइयों का मरकज़ रहा है और यहाँ पे जो FC के जवान हैं या दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके जवानों के ऊपर जो मुसलसल हमले हैं वो होते रहे हैं और जवान जो हैं यहाँ पे निशाना भी बनते रहे हैं। तो अब आते हैं हरनाई के ऊपर कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ हम कुदरती अमल समझें या इसके ऊपर कोई तजर्बा या दीगर चीज़ें भी। आप किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ज़लज़ला तो ज़ाहिरी बात है कुदरती अमल है, इसके अंदर किसी इंसान का अमल दखल नहीं है। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट से या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों से पूछेंगे तो जो कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आज के जदीद ज़माने में वो उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। हमने आपको कल ही खबर दी थी कि CIA को लेके पाकिस्तान ने उनको एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के अंदर उनका नेटवर्क तोड़ा है, उनके मुखबरों को या मार दिया है या पकड़ लिया है, और इस तरह से दुनिया भर के अंदर तो इस किस्म की चीज़ें बहुत सारी होती हैं आज के जदीद ज़माने में। शायद जब हम आपको बता रहे हैं आप भी यही समझेंगे कि हम की कहानी स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़तन अब ये एक हकीकत बन चुकी है। और फिर ख़ासकर वो इलाका पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत बड़ी हकीकत है, वो इस इलाके से गुजरती है और जो हरनाई का इलाका है ये उसका की रूट है।
اس علاقے کے اوپر یہ تباہی مچنا بہت سارے سوالوں کو بہرحال جنم دیتی ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری دشمن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، اور دشمن اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کر بھی سکتا ہے اور وہ ماضی کے اندر کرتا بھی رہا ہے۔ اور اس قسم کی مثالیں صرف پاکستان کے اندر نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بعد میں معلوم یہ ہوا کہ وہاں پہ جو زلزلہ آیا تھا وہ قدرتی زلزلہ نہیں تھا، بلکہ کسی ترقی یافتہ ملک نے، کسی سپر پاور نے وہاں پہ ایک ایسا تجربہ کیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، امریکہ اور چین کی بات کر لیتے ہیں۔ کل شی جن پنگ اور جو بائیڈن ہیں ان کے درمیان رابطہ ہوا، یہ 9 ستمبر کے بعد دوسری کال تھی، اور آخری بار جب کال ہوئی تھی تو ٹریڈ وار کے اوپر بات ہوئی، اور کل جب بات ہوئی تو کل انہوں نے مکمل طور پہ تائیوان کے ایشو کے اوپر بات چیت کی ہے۔ اب ہمارے پاس جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک سمٹ کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سال کے اختتام سے پہلے، لیکن چونکہ کرونا وائرس بھی ہے اور شی جن پنگ نے اس بار بھی UN جنرل اسمبلی کے لیے ٹریول نہیں کیا، تو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یہ ورچوئل سمٹ کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایجنڈا کیا صرف اور صرف تائیوان ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ وار ہے وہ ہو سکتی ہے، پھر چین اور انڈیا کے معاملات ہیں، اور امریکہ اس کو اتنا کوئی بادر نہیں کر رہا، نہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے ہم بڑی دیکھ رہے ہیں، نہ ہی جو حالیہ گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر کوئی بات چیت ہے۔ اب آتے ہیں افغانستان والے معاملے کے اوپر۔ افغانستان اپنی 80% جو بجلی ہے وہ دوسرے ممالک سے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے اور ایران سے درآمد کرتا ہے۔ صرف 20% جو ہے وہ ڈومیسٹکلی بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ رقم دینی پڑتی ہے۔ اب افغانستان کے اندر ڈالرز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کے پاس ریونیو کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ آج تو پاکستان نے بھی ایک نیا کام کیا ہے کہ اگر آپ 500 سے زائد ڈالرز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروانی ہوگی۔ دوسرا، اگر آپ افغانستان جا رہے ہیں تو آپ کو $1000 سے زائد لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ڈالر سمگل ہو کے وہاں جا رہا تھا۔ اب انہوں نے افغانستان کی حکومت نے اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ جو اشرف غنی تھے، ان کے جو وزراء تھے، جو ان کے پارلیمنٹیرینز تھے، وہ بجلی دھڑلے سے استعمال کر رہے تھے، لیکن اس کی پیمنٹ نہیں کر رہے تھے۔ جو وہ ڈیفالٹ $90 ملین کا بنا ہے وہ وہیں سے آیا، جس کی بنیاد کے اوپر اب جو ان کا بجلی چلانے والا ادارہ ہے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ سردیوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کو بجلی میسر رہے اور یہ کیفیت جو اس وقت اندھیروں والی ہے یہ نہ ہو، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم وہ $90 ملین جو ہے وہ پے کریں، تاکہ جن کی رقم واجب الادا ہے، ورنہ تو تاجکستان یہ سارے جو ہیں ہماری بجلی بند کر دیں گے، ترکمانستان۔ اس کو لے کے انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ سابق حکومت کے وہ عہدیدار جو بڑے عہدوں کے اوپر فائز تھے، مثال کے طور پہ اگر کوئی وزیر تھا یا کوئی پارلیمنٹیرین تھا یا کوئی فوج کے اندر تھا، کسی بھی بڑے منصب کے اوپر تھا، اور اس نے بجلی کی رقم ادا نہیں کی اور ریاست جو ہے اس کے پیسے اس شخص کی طرف واجب الادا ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے جو اس کی جائیداد ہے، وہ جائیداد جو ہے اس کو نیلام کیا جائے، اور اس سے جو آمدنی حاصل ہو اس آمدنی سے وہ رقم جو $90 ملین کی ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال اس میں فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس میں اشرف غنی کے بہت سارے کلوز جو دوست ہیں وہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔